हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज ब्रीफली यूपीएससी। हमारा ज्योग्राफी का ये 9th सीरीज है एंड जो टॉपिक हमारा था वो है ड्रेनेज सिस्टम। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। Question first, consider the following statements regarding a drainage system. First, our drainage system consists only of the main river and excludes its tributaries. Second, a drainage basin is separated from adjacent basins by a watershed or a water divide. Third, every river basin ultimately drains its water into an ocean. Which of the statements given above is are correct? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टू ओनली। देखिए, जो ड्रेनेज सिस्टम होता है ना, ड्रेनेज सिस्टम बनता किससे है? एक तो होती है उसकी एक मेन रिवर और दूसरी होती है उसकी बाकी ट्रिब्यूटरीज। इन दोनों को मिलाकर बनता है एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। तो हमारे जो पहले स्टेटमेंट में लिखा है कि ड्रेनेज सिस्टम कंसिस्ट ओनली ऑफ द मेन रिवर एंड एक्सक्लूड्स इट्स ट्रिब्यूटरीज, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक, थर्ड स्टेटमेंट देखिए, एवरी रिवर बेसिन अल्टीमेटली ड्रेन्स इट्स वाटर इनटू एन ओशन, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। मैंने आपको कुछ पुरानी वीडियोस में भी बोला है कि जब कभी इस टाइप के एब्सोल्यूट वर्ड्स आते हैं लाइक एवरी, ईच, एब्सोल्यूट, एक्सक्लूसिवली, ओनली, इस टाइप के जब वर्ड्स आते हैं तो उनसे थोड़ा बच के रहिए उन स्टेटमेंट से, क्योंकि वो स्टेटमेंट मोस्टली गलत ही होते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि हर एक रिवर बेसिन का पानी जो है ओशन में जाता है, गलत स्टेटमेंट है। कुछ रिवर बेसिन का किसी लेक में जाकर ड्रेन हो जाता है, किसी का इनलैंड ड्रेनेज होता है। ठीक है, तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, आ ड्रेनेज बेसिन इज सेपरेटेड फ्रॉम एडजेसेंट बेसिन्स बाय वाटरशेड और वाटर डिवाइड। यहाँ पर हमें दो चीज़ें समझना है, एक ड्रेनेज बेसिन क्या होता है एंड वाटरशेड से आप क्या समझते हैं, वाटर डिवाइड से। ठीक है, फटाक से इसको भी रिवाइज कर लेते हैं। ड्रेनेज बेसिन में क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ, यहाँ पर हर डायरेक्शन से वाटर जो है आकर यहाँ पर कलेक्ट होता है। समझ जाइए, ये एक बाउल टाइप का है, ये बेसिन है, हर डायरेक्शन से आप यहाँ जो है वाटर आकर इकट्ठा हो रहा है, तो धीरे धीरे करके, ठीक है, तो यहाँ पे धीरे धीरे करके बन जाता है बेसिन। यही है आपका ड्रेनेज बेसिन। जैसे गंगा रिवर को हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं। ठीक है, गंगा रिवर इतनी बड़ी है, उसका कैचमेंट एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है एंड उसकी इतनी सारी ट्रिब्यूटरीज है, चाहे यमुना हो, गोमती है, घग्गर है, घाघरा है, कोशी रिवर है ना, ये सभी आकर जब आपस में मिलती हैं तो एक ड्रेनेज सिस्टम का फॉर्मेशन करती है। और जहाँ जहाँ पर ये पानी इकट्ठा होता है आकर ये लोग मिलते हैं, उसी को आप ड्रेनेज बेसिन बोलते हैं, उस एरिया को। कोई भी ऐसा बड़ा एरिया जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से वाटर आकर आपस में कन्वर्ज होकर फ्लो कर रहे हैं, उसी को हम ड्रेनेज बेसिन बोलते हैं। ना आपको जो वाटर शेड या वाटर डिवाइड जो है, यहाँ पर रिवर ड्रेनेज बेसिस जो होती हैं आपस में अलग अलग होती हैं। ठीक है, अब ये वाटर डिवाइड या वाटर शेड जो कुछ भी हो सकता है, लैंड का कोई भी हिस्सा हो सकता है, या तो एक वो बड़ा सा माउंटेन हो सकता है या छोटी सी हिल भी हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर मतलब ऐसा है कि एक साइड पे रिवर यहाँ पे फ्लो कर रही है, एक रिवर यहाँ पे फ्लो कर रही है, ऐसे हो सकता है। तो इस माउंटेन ने क्या रखा है, इन दोनों को डिवाइड करके रखा हुआ, आपस में जुड़ने नहीं दिया है इस माउंटेन इन दोनों रिवर सिस्टम्स को। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप मैप उठा के देखिएगा, आपको सतपुड़ा माउंटेन दिखेगा, एक साइड पे नर्मदा रिवर है, दूसरी साइड पे तापी रिवर है। थोड़ा माउंटेन सी जो एकदम परफेक्ट वाटर डिवाइड का काम करते हैं इन बिटवीन दीज टू रिवर्स, नर्मदा एंड तापी, इसलिए हमारे जो सेकंड स्टेटमेंट है वो एकदम करेक्ट है। Question 2. With reference to the drainage systems of India, consider the following statements. First, rivers draining into the Arabian Sea generally have shorter courses than those draining into the Bay of Bengal. Second, the Luni River finally drains into the Arabian Sea. Third, the inland drainage is mainly confined to the arid and semi-arid regions of northwestern India. Which of the statements given above is or are correct? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 एंड 3 ओनली। हमारा पहला स्टेटमेंट जो है, जितनी भी रिवर्स अरेबियन सी में जाकर ड्रेन होती हैं उनका शॉर्टर कोर्सेस होता है, यानी कि कम लेंथ की होती हैं वो एज कम्पेयर टू द वंस ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है ये। हमने मैप में भी देखा है, जो भी रिवर्स हमारी, चाहे यहाँ पे गोदावरी हो, कृष्णा रिवर हो या कावेरी रिवर हो, उन सबका कोर्स जो है ये सभी वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है एंड ये सभी बे ऑफ बंगाल में जाकर ड्रेन होती है। और इन सभी का कोर्स जो है एज कम्पेयर टू दोज ड्रेनिंग इनटू द अरेबियन सी काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है,
ऐसे जो नर्मदा रिवर आती है ना, उसका कोर्स छोटा होता है और यहाँ पे आलिया बेट नाम के एक अरेबियन सी में जो है आके वो नर्मदा रिवर यहाँ पे ड्रेन हो जाती है। वही सेम चीज तापी रिवर के साथ है, माही रिवर के साथ है, साबरमती रिवर के साथ है। ठीक है, सबके साथ यही सिस्टम है। जो भी रिवर अरेबियन सी में जाकर ड्रेन होती है उनका कोर्स शॉर्टर होता है एज कम्पेयर टू दोस ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। ठीक है। दूसरी चीज, लूनी रिवर फाइनली ड्रेन्स टू द अरेबियन सी, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। अभी हम इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। एंड इनलैंड ड्रेनेज की यहाँ पे बात आ गई। अब हम इसे यहाँ से समझिए। यहाँ देखिए, ये जो लूनी रिवर जो है ना, मैं आपको बता दूं ये इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम का एग्जांपल है। लूनी रिवर है वो जाकर अरेबियन सी में नहीं मिलती है, वो रन ऑफ कच्छ में जाकर कहीं गायब हो जाती है। इनलैंड ड्रेनेज में क्या होता है, कोई भी रिवर सिस्टम जब कभी भी किसी ओशन या सी में जाकर नहीं मिलती है तो उसे ही आप इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। आई रिपीट, जब भी कोई रिवर सिस्टम किसी सी या ओशन में जाकर नहीं मिलती है ना, तब उसे आप क्या बोलते हैं, इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम। और वही केस आपके लूनी रिवर के साथ है। ठीक है, ये आपको मोस्टली एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स में ही देखने को मिलेगा। तो एरिड और सेमी एरिड रीजन्स होते हैं, उनका जो टेम्परेचर होता है हाई होता है। ठीक है, एंड टेम्परेचर हाई होने की वजह से वहाँ की जो लैंड भी होगा ना, ड्राई होता है, बहुत ज़्यादा ड्राई होता है। एंड उनके पोर्स भी काफ़ी बड़े होते हैं, ऐसे उसमें दरारें बनी हुई होती हैं, दरारें बनी हुई होती हैं, जिसकी वजह से कोई भी वाटर बॉडी या पानी का हिस्सा भी आप उसमें, पानी का हिस्सा कोई भी वहाँ पर जब आता है ना, तो वो उसी में ही वहाँ पर डिजापियर हो जाता है। अपनी इनलैंड ड्रेनेज की वजह से ही आप देखना, जहाँ पर ये पाए जाते हैं एरिड एंड सेमी एरिड रीजन पे, वहाँ पर आपको बड़ी बड़ी अल्कलाइन लेक्स भी मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे पानी जैसे पहुँचता है वो तो एवेपोरेट हो जाता है। एवेपोरेट होता हम पढ़ चुके हैं कि सॉल्ट कभी एवेपोरेट नहीं होता है, तो सॉल्ट अपनी जगह को छोड़कर चले जाता है पानी, जिसकी वजह से यहाँ पे सॉल्ट लेक तैयार हो जाती है। यहाँ पे कई कई जगह पे सॉल्ट का प्रोडक्शन वहाँ पे होने लगता है। क्वेश्चन थर्ड, कंसिडर द फॉलोइंग ड्रेनेज पैटर्न्स। फर्स्ट dendritic, second trellis, third radial, fourth rectangular. Which of the above drainage patterns is or are most likely to develop where the underlying rock possesses well developed joints or faults? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 4 ओनली। तो यहाँ देखिए, पहले ड्रेनेज पैटर्न जो है आमतौर पे 5 टाइप के होते हैं, यहाँ पे सिर्फ 4 है। एक होता है सबसे पहले डेंड्रिटिक। ये जो डेंड्रिटिक होता है इसमें ट्री ब्रांच की तरह आप देख रहे हैं, इस तरीके से जो है रिवर्स और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं आपस में इस तरीके से फैली होती हैं ये। और ये मोस्टली जहाँ पे यूनिफॉर्म बेड रॉक होगा, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसे टाइप के रॉक वहाँ पे मिलेंगे उस पूरी जगह पे, वहाँ पर ही डेंड्रिटिक पैटर्न जो है डेवलप होगा। एग्जाम्पल के तौर में मैं आपको बता दूं, जैसे हमारी गंगा रिवर है वो इसी पैटर्न को फॉलो करती है। दूसरा है रेडियल। इसमें क्या होता है, कोई एक सेंटर पे ऐसी पीक होगी, वहां से हर डायरेक्शन में जो है रिवर्स फ्लो करती होंगी। एग्जाम्पल के तौर पे ये नर्मदा रिवर है, सोन रिवर है, ये सभी अमरकंटक से निकले हुए। एक माउंटेन की पीक है और उसी डायरेक्शन से जो रिवर जो फ्लो कर रही है, नर्मदा रिवर यहाँ फ्लो कर रही है तो सोन उधर जा रही है, गंगा की ट्रिब्यूटरी है सोन रिवर भी। तीसरा देखिए यहाँ पे है रेक्टेंगुलर पैटर्न। उस एरिया पे डेवलप होंगी जहाँ का जो रॉक सिस्टम होगा वो काफी फॉल्टी होगा। ठीक है, यहाँ पे जो रिवर्स फ्लो करती हैं वो आपस में या तो एक दूसरे से शार्प टर्न लेके, यानी कि 90 डिग्री का टर्न लेकर आपस में या तो जुड़ेंगी, या तो 90 डिग्री का टर्न लेते हुए आप एक दूसरे से अलग हो जाएंगी। ट्रेलिस पैटर्न, ये ना ऐसी एरिया पे डेवलप होती है जहाँ पे अल्टरनेट करके एक जगह पे हार्ड रॉक मिलेगा, आगे जाएंगे सॉफ्ट मिलेगा, फिर हार्ड मिलेगा, फिर सॉफ्ट मिलेगा, यानी अल्टरनेट पैटर्न ये वाला चलता रहता है। और यहाँ पे जो प्राइमरी और सेकेंडरी रिवर्स होंगी ना आपस में आके एक दूसरे को 90 डिग्री में मिलती है, यहाँ पे भी ट्रेलिस में। ठीक है, और एक और होता है जिसकी मैंने बात करी थी, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल में क्या होता है, यहाँ पे जो पानी है किसी लेक में जाके डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, यानी कि रिवर फ्लो हो रही है, रिवर का जो पानी है वो आगे किस में डिस्चार्ज हो रहा है, एक लेक में। इसका बढ़िया एग्जांपल है लोकतक लेक। एंड कमेंट में बताइएगा कहाँ पर है लोकतक लेक इंडिया में। क्वेश्चन पे वापस आते हैं। हमसे यहाँ पे पूछा था इनमें से कौन सा ड्रेनेज पैटर्न है वहां पर डेवलप होगा जहाँ पर रॉक्स जो है वेल डेवलप्ड जॉइंट्स और फॉल्ट्स होते हैं। उसका करेक्ट आंसर है रेक्टेंगुलर, क्योंकि डेंड्रिटिक कहाँ पर, जहाँ पे यूनिफॉर्म बेड रॉक सिस्टम होता है वहां डेवलप होता है। ट्रेलिस अल्टरनेट सॉफ्ट एंड हार्ड रॉक सिस्टम के पास डेवलप होता है। एंड रेडियल में किसी पीक से वाटर फ्लो होके सभी डायरेक्शंस पे फ्लो होता है।
Question 4. Consider the following statements regarding drainage patterns. First, a dendritic drainage pattern generally develops over rocks having nearly uniform resistance to erosion. Second, a radial drainage pattern develops where streams flow outward from a central elevated region. Third, a trellis drainage pattern is commonly associated with folded sedimentary rocks having alternating hard and soft strata. Which of the above statements given above is correct? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वन। ये तीनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। अब भी हमने डिस्कशन कर लिया डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न कहाँ डेवलप होता है, जहाँ के रॉक्स यूनिफॉर्म होते हैं, ठीक है। रेडियल कहाँ पर डेवलप होता है, जहाँ पर स्ट्रीम्स जो हैं किसी पीक से होकर फ्लो होती है सभी डायरेक्शंस में। ट्रेलिस कहाँ पर डेवलप होता है, जहाँ पर रॉक्स हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक्स जो आपको अल्टरनेटिंग पैटर्न्स में देखने को मिलेंगे। Question 5. With reference to the Himalayan and peninsular rivers of India, consider the following statements. First, Himalayan rivers are predominantly antecedent in nature. Second, peninsular rivers are generally older than the Himalayan rivers. Third, Himalayan rivers are mainly rain-fed, whereas peninsular rivers are perennial because of glacier melt. Which of the statements given above is or are correct? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 and 2 ओनली। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, पहले यहाँ पर पेरिनियल रिवर्स के बारे में बात हो रही है। देखिए जो पेरिनियल यहाँ पे लिखा हुआ है, पेरिनियल रिवर्स कैसे होते हैं, ये वो रिवर सिस्टम होता है, ये वो रिवर्स होती है जो कि परमानेंट पानी इनमें बना रहता है, साल भर फ्लो करती रहती है उतने ही पानी के साथ, ठीक है। तो जो पेनिनसुलर रिवर्स होती हैं वो पेरिनियल नहीं होती हैं, इंस्टीड हिमालयन रिवर्स जो होती है वो पेरिनियल होती है, क्योंकि उनमें कंटिन्यूसली ग्लेशियर जो मेल्ट होता है उसका पानी साल भर आता रहता है, ठीक है। ये अलग बात है कि बारिश जब आती है तब वो भयंकर रौद्र रूप ले लेते हैं, क्योंकि उनमें ऑलरेडी इतना ज़्यादा पानी होता है कि बारिश की वजह से उनमें और ज़्यादा पानी हो जाता है और वो इस तरीके का भयंकर रौद्र रूप ले लेती हैं। हर साल बारिश में यही होता है। तो पेनिनसुलर रिवर जो है वो रेन फेड है, क्योंकि ये भी साल भर फ्लो होती है, बट कुछ ऐसी रिवर्स भी होती हैं जो कि उनमें बहाव तभी आता है जब उनमें बारिश का पानी मिल जाता है, अदरवाइज कुछ रिवर जो है वो पूरी तरीके से सूख जाती हैं, साल भर भी फ्लो नहीं करती है। अब यहाँ पहला स्टेटमेंट है एंटीसीडेंट। अब ये पढ़ने से पहले चीज़ पता होनी चाहिए, हमने अभी ड्रेनेज पैटर्न किया है, ये है ड्रेनेज सिस्टम के टाइप्स। एक होता है कॉन्कॉर्डेंट जिसको आप सीक्वेंट भी बोल सकते हैं, दूसरा होता है डिस्कॉर्डेंट जिसको आप इन सीक्वेंट भी बोल सकते हैं। अब इस कॉन्कॉर्डेंट वाले में होती कौन सी रिवर्स है, किसी भी एरिया में सबसे पहले जो फ्लो करने वाली स्ट्रीम्स होती हैं वो सब कॉन्कॉर्डेंट सीक्वेंट वाले सिस्टम के अंदर पे आती हैं। यहाँ की जो स्ट्रीम्स होती हैं बिल्कुल वेल एडजस्टेड होती हैं टू दी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ दैट रीजन, तो सबसे पहली रिवर रही है, तो जो भी इसका स्लोप रहा होगा अब वो उसके हिसाब से ही वो रिवर जो है वहाँ पे ढली हुई होती है। अब यहाँ पे इसके दो टाइप दिए हैं, कंसीक्वेंट एंड सबसीक्वेंट। इसके एक्चुअली होते हैं चार, एक होता है और होता है ऑब्सीक्वेंट एंड चौथा होता है रिसीक्वेंट। पहले हम कंसीक्वेंट के बारे में बात कर लेते हैं। ये सबसे पहली स्ट्रीम्स होती हैं और ये उसी डायरेक्शन में फ्लो करती हैं जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर का डायरेक्शन होगा, उसी के ही डायरेक्शन में फ्लो करेंगी, ओरिजिनल फ्लो को वो मेंटेन करके रखती हैं, इसलिए इनको कंसिस्टेंट ड्रेनेज सिस्टम भी कहा जाता है। जो भी वहाँ की टोपोग्राफी होगी कंसीक्वेंट स्ट्रीम्स उसको ही फॉलो करेंगी। इसके एग्जाम्पल के तौर में मैं आपको दे दूँ, जैसे तापी है, कृष्णा रिवर है, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल। इसके अलावा गोदावरी भी इसका एग्जाम्पल है। दूसरा आता है सबसीक्वेंट। इसमें क्या, अब ये यहाँ इसमें वो वाली स्ट्रीम्स आती हैं जो इनिशियल स्ट्रीम के बाद में ऑब्टेन होती हैं, बाद में बहने वाले रिवर्स है ना, यानी कि थोड़ी सी यंग होती हैं एज कम्पेयर टू द कंसीक्वेंट स्ट्रीम्स। अब ये यंग है ना, तो जो जिस तरीके का जो फ्लो होगा उस एरिया का, तो ये उसको जो प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं कर पाती, इसीलिए इनकी जो आप देखेंगे टी ब्रांचेस की तरह कई बार इनकी स्ट्रीम्स जो है वो फ्लो होती हुई आपको दिखाई देंगी, और जो भी इनके रास्ते में आएगा भाई उसको क्या इरोड करते ही जाएंगी। इसका एग्जाम्पल के तौर पर है सोंग रिवर, ये गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है देहरादून वैली में। इरेगुलर होगा इसका शेप सबसीक्वेंट स्ट्रीम्स का, ठीक है। इसके बाद मैंने एक और बताया था ऑब्सीक्वेंट। ऑब्सीक्वेंट में क्या होता है, जिस डायरेक्शन में मेन स्ट्रीम मूव करेगी ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाके मूव करेगी, ऑब्सीक्वेंट। एक चौथा होता है रिसीक्वेंट।
जिस डायरेक्शन में मेन रिवर फ्लो हो रही है उसी डायरेक्शन में उसकी ट्रिब्यूटरी भी फ्लो करेगी, तो उसको रीसीक्वेंट बोला जाता है। ठीक है, ये होगा 4 कॉन्कॉर्डेंट: कंसीक्वेंट, सबसीक्वेंट, ऑब्सीक्वेंट एंड रीसीक्वेंट। क्लास में भी एक बार बताया था और आज मैं एक बार फिर से रिकमेंड करूंगी। वाजीराम एंड रावी की जो येलो बुक है ज्योग्राफी की, बहुत ही अच्छा सोर्स है आपको ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने का, और इसमें बहुत ही अच्छे से ये ड्रेनेज सिस्टम के बारे में दिया गया है ना। तो मैं चाहूँगी कि अगर आप उस बुक को रेफ़र नहीं कर रहे हैं तो डेफ़िनेटली कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मैंने पहले ही बताया उसकी लैंग्वेज बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से आप चीज़ों को कॉन्सेप्ट वाइज समझ जाएंगे आप। ठीक है, आप उसी बुक को ही रेफ़र कीजिए, हाईली रिकमेंडेड। दूसरी टाइप में आते हैं डिस्कॉर्डेंट, इसको हम इनसीक्वेंट भी बोलते हैं। अब इसमें जो है ना थोड़ी मट्ठा टाइप की रिवर्स पाई जाती है। कॉन्कॉर्डेंट में क्या था भाई, जिस टाइप का स्लोप होगा, टोपोग्राफी होगी उस एरिया की, उसी डायरेक्शन में वो मुड़ जाएंगी। डिस्कॉर्डेंट में ऐसा नहीं होता, वो रिवर्स जो है चाहे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर कितना भी चेंज हो जाए, चाहे लैंड ऊपर हो जाए नीचे हो जाए, भैया हम जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे थे हम वहीं ही मूव करेंगे, वो आती ही डिस्कॉर्डेंट में। ये होती है 2 टाइप की, एंटीसीडेंट एंड सुपर इम्पोज्ड। एंटीसीडेंट स्ट्रीम्स कैसी होती है, अब इस रिवर में क्या होता है, ये चाहे लैंड कितना भी अपलिफ्ट हो जाए, ये अपना ओरिजिनल रूट को मेंटेन करके रखती है। सामने जो भी आए ये उसको एरोड कर देंगी एंड देन उसके बाद उसी डायरेक्शन से ही फ्लो करेंगी। तभी आपको डीप जॉर्जेस देखने को मिलेंगे एंड कैनियंस कहाँ पर, स्पेशली आपको जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलेगा। इंडस रिवर है, ब्रह्मपुत्र है, इस तरीके से देखिए, इस तरीके से माउंटेन उड़ गया लेकिन रिवर जो उनके बीच से ही बहकर आ रही है, अपना ओरिजिनल कोर्स उसने मेंटेन करके रखा हुआ है। दूसरा इसमें टाइप होता है सुपर इम्पोज्ड स्ट्रीम्स। यही कोई रिवर है, वो अभी एक सॉफ्ट रॉक वाले बेड से आती है, हार्ड रॉक वाले बेड सिस्टम में, बट उसकी इरोजन पावर इतनी ज़्यादा होती है, जैसे मैंने ये बताया कि डिस्कॉर्डेंट वाली जो रिवर्स होती है बहुत मट्ठर होती है। आप वहाँ के लैंड में कुछ भी चेंज हो जाए हमको मतलब नहीं, हम वही ओरिजिनल कोर्स ही मेंटेन करके रहेंगे। तो जो हार्ड रॉक होता है उसमें थोड़ी इरोजन करने के लिए ज़्यादा पावर लगती है, और इन रिवर्स के अंदर भयंकर ज़्यादा पावर होती है, जिसकी वजह से उस हार्ड रॉक को भी इस तरीके से जो है लोग इरोड कर देते हैं और उसी वाली लैंड को जो है फ्लो को मेंटेन करके रखते हैं। जैसे हम बात करें इरोडेड डाउन ऑन टू अ बरीड स्ट्रक्चर, वो उसको पूरे तरीके से इरोड कर देंगे, इसे डीप वैली का फॉर्मेशन हो जाता है कई बार इन रिवर्स की वजह से। ठीक है, इसमें एग्जांपल मैं आपको जैसे दे सकती हूँ, दामोदर का है, चंबल रिवर है। चंबल रिवर वाले एरिया को इवन बैड लैंड ऑफ टोपोग्राफी भी बोला जाता है। तो इस तरीके से देखिए, हमारा जो पहला स्टेटमेंट था कि हिमालयन रिवर्स आर प्रीडोमिनेटली एंटीसीडेंट इन नेचर, यस एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। एंड पेनिनसुलर रिवर्स जो है वो ओल्डर है एज कम्पेयर टू हिमालयन, क्योंकि देखिए हिमालयन माउंटेन्स क्या है, यंग माउंटेन्स है, वर्ल्ड के सबसे यंगेस्ट माउंटेन्स है। तो जो रिवर्स का फॉर्मेशन भी होगा वो क्या होगा, यंग रिवर्स का ही फॉर्मेशन होगा, जो कि पेनिनसुलर रिवर्स ओल्डेस्ट माउंटेन्स है एंड उसमें से जो रिवर्स भी जो है वो भी ओल्ड है। Question 6. With reference to the Indus River system, consider the following statements. First, the Beas River joins the Indus directly without meeting any other tributary. Second, the Satluj is the longest tributary of the Indus within India. Third, the Indus River originates near Lake Mansarovar in the Tibetan Plateau. Which of the statements given above is or are correct? अब इसका आंसर मार्क करने से पहले हम सबसे पहले जल्दी से इंडस रिवर सिस्टम को है रिवाइज कर लेंगे। ये हमारी इंडस, किसी भी रिवर के बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो हमें यूपीएससी के हिसाब से कुछ बेसिक चीज़ें उसकी पता ही होनी चाहिए। एक तो उसका ओरिजिन कहाँ पर है, उसकी टोटल लेंथ क्या है, उसकी राइट बेल्ट एंड लेफ्ट बेल्ट ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, अगर उसमें कोई हाइडल पावर प्रोजेक्ट बना हुआ है तो वो कौन सा है, अगर कोई फेमस ब्रिज भी है तो भी हमको पता होना चाहिए, एंड उसका ड्रेनेज कहाँ है ये भी हमें उस रिवर के बारे में पता होना चाहिए। रिवर का ओरिजिनेट कहाँ होता है, लेक मानसरोवर के पास एक बोकरचू नाम का ग्लेशियर है के पास एक बोकरचू ग्लेशियर है, वहां से जो है इसका ओरिजिनेट, वहां से इसका ओरिजिन है इंडस रिवर का, लेक मानसरोवर के पास। वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट बेसिन जो है वो इंडस रिवर का है, 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर्स टोटल, लेकिन इंडिया में ये सिर्फ 3,21,289 स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक है, इसकी जो टोटल लेंथ है वो करीब 22880 किलोमीटर्स की है, लेकिन इंडिया में से 1114 किलोमीटर्स की है।
तिब्बत में जहाँ पे इसका सोर्स है वहां पे इसे लायंस माउथ भी बोला जाता है। लद्दाख एंड जस्कर रेंज के बीच से ये पास होते हुए गिलगिट के पास एक जॉर्ज का फॉर्मेशन करती है। एंड देन उसके बाद दल्दिस्तान रीजन को पार करने के बाद यहाँ पे है चिलास, यहाँ से होकर वो पाकिस्तान में फिर एंटर कर जाती है। ठीक है, अब इसके ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करेंगे कि जो राइट बेल्ट ट्रिब्यूटरी है, जब हम एंटर करते हैं तो हमें मिलेगी नुब्रा, श्योक एंड गिलगिट। ठीक है, ये इसकी राइट बेल्ट ट्रिब्यूटरीज है। लेफ्ट बेल्ट ट्रिब्यूटरीज इसकी ज्यादा है, झेलम, चेनाब, ब्यास, सतलुज। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे झेलम से। अब ये जो झेलम रिवर है इसका सोर्स है वेरीनाग लेक, ये कश्मीर में ही है, वहां से इसका सोर्स है। ये लेक देख रहे हैं आप, ये लेक है वूलर, वूलर लेक में इसका पानी है इस झेलम रिवर का, वहां से होते हुए ये निकलती है एंड मुजफ्फराबाद में एक शार्प टर्न लेने के बाद ये पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। ये आगे जाके चिनाब से त्रिमू में जाकर मिल जाती है। ठीक है, इसकी जो टोटल लेंथ है करीब 725 किलोमीटर्स की है। रिवर किशन गंगा जो है वो इसकी राइट बेल्ट ट्रिब्यूटरी है। इसमें पावर प्रोजेक्ट भी है, एक तो है उरी, दूसरा है टुलबुल, इसके अलावा कारोट है, खाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी है। इसके बाद आ जाओ चिनाब। अब चिनाब जो है एक सिंगल रिवर से नहीं बनती है, ये दो स्ट्रीम से मिलकर बनती है। एक का नाम है चंद्रा, दूसरे का नाम है भागा। ये लाहौल स्पीति से ओरिजिनेट होती है और ये अखनूर में जो है मिलकर बना लेती है चिनाब रिवर एंड देन उसके बाद कश्मीर में ही है अखनूर, वहां पे एंटर हो जाती है। ठीक है, इवन किश्तवाड़ में एक डीप जॉर्जी बनाती है एंड देन उसके बाद ये पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। इसमें भी तीन काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं, लाइक दुलस्ती है, बगली हार है, सलाल है। ठीक है, अभी रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर के बाद गवर्नमेंट ने इसका इंडस ट्रीटी का पूरा कंट्रोल ले लिया है एंड देन चिनाब डैम के ऊपर भी गवर्नमेंट एक अलग दूसरा डैम भी बनाने वाली है। ठीक है, तो कोशिश करिएगा कि करंट में जो भी होगा वो आप उससे उसको रिलेट कर पाए। तो टोटल लेंथ करीब 1186 किलोमीटर्स की है। ठीक है, इसके बाद आती है रावी रिवर। ये रही रावी रिवर। रावी रिवर जो है ये रोहतांग पास के पास ओरिजिनेट होती है, अगेन हिमाचल प्रदेश, इसका वहां पे सोर्स है कुल्लू वैली में। इसकी जो टोटल लेंथ है इसकी भी 25 किलोमीटर्स है। ये अमृतसर से होते हुए जो है पाकिस्तान में एंटर करती है। ये भी धौलाधार में एक डीप जॉर्ज का फॉर्मेशन करती है ये रिवर भी। ठीक है, ब्यास रिवर जो है इसका भी रोहतांग पास में ही सोर्स है। इसकी जो टोटल लेंथ है 460 किलोमीटर्स की है। इंडस की इकलौती ट्रिब्यूटरी है जो सिर्फ इंडिया में ही किसी दूसरी उसकी ट्रिब्यूटरी से मिल जाती है, तो सबसे शॉर्टेस्ट ट्रिब्यूटरी है ये उसकी। ये जाकर मिलती है सतलुज से। कहाँ पर मिलती है? हरिक्के में, यहाँ पर है हरिक्के, यहाँ पर जाकर ये इससे मिल जाती है। देन सतलज जो है उसके बाद पाकिस्तान में एंटर करती है। इसके बाद बारी आती है सतलज की। अब सतलज जो है ये अगेन ये इसका ओरिजिन सोर्स जो है ये भी मानसरोवर लेक के पास है। उस लेक का नाम है राकस लेक। लेक मानसरोवर के पास है वह लेक, ये भी तिब्बत से ही ओरिजिनेट होती है। इंडिया में जब ये एंटर करती है यहाँ पर है कौन सा पास, हम पढ़ चुके हैं ये शिपकिला। ठीक है, वहां से ये होते हुए इंडिया में एंटर करती है। जब ये पंजाब में एंटर करने वाली होती है उससे पहले एक डीप जॉर्ज का फॉर्मेशन करती है जिसे बोला जाता है नैना देवी धार। आपने सुना होगा इसका नाम भी। इसके अलावा इसमें एक इंडिया का सबसे बिगेस्ट रिजर्वॉयर भी बना हुआ है गोविंद सागर। ठीक है, और जो डैम है वो कौन सा है? आकल नागल डैम। ठीक है, झेलम, चिनाब एंड रावी ये सभी की सभी चिनाब में जाकर मिलती है एंड ये चिनाब आकर मिलती है सतलज से और ये मिलती है जब इंडस से, तो यहाँ पे बनाती है ये पंचनाद, यानी कि 5 रिवर्स का संगम है। देन इंडस यहाँ से होते हुए अरेबियन सी में जाकर ड्रेन हो जाती है। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को वापस देखेंगे
तो आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ब्यास रिवर जॉइंस द इंडस डायरेक्टली विदाउट मीटिंग एनी अदर ट्रिब्यूटरी। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि ब्यास रिवर जो है वो सतलुज रिवर से जो है मिलती है। एंड सतलज इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस विद इन इंडिया। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। एंड इंडस रिवर का ऑरिजिनेट जो है नियर लेक मानसरोवर पास है, कौन सी ग्लेशियर में, बोकरचू ग्लेशियर। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 2 and 3 ओनली। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 7। कंसीडर द फॉलोइंग रिवर्स। फर्स्ट झेलम, सेकंड चेनाब, थर्ड रावी, फोर्थ ब्यास एंड फिफ्थ सतलज। विच ऑफ द अबव रिवर्स फ्लो थ्रू द हिमाचल प्रदेश बिफोर एंटरिंग द प्लेन्स ऑफ पंजाब। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2, 3, 4, 5। चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज सभी के सभी हिमाचल प्रदेश में इनका ओरिजिन है एंड झेलम का कश्मीर में ही है। ठीक है। क्वेश्चन 8। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द गंगा रिवर सिस्टम। First, the Ganga is known as the Bhagirathi from its source until its confluence with the Alaknanda and Devprayag. Second, the Alaknanda river originates from the Satupant glacier. Third, Devprayag marks the confluence of the Bhagirathi and Mandakini rivers. Which of the statements given above is or are correct? इस आंसर को भी मार्क करने से पहले हम जल्दी से गंगा रिवर सिस्टम को भी रिवाइज करेंगे। अब देखिए गंगा जो है डायरेक्ट गंगा बन के ओरिजिनेट नहीं होती है। ठीक है। गंगा रिवर जो है जब भागीरथी एंड अलकनंदा का कॉन्फ्लुएंस होता है तब वहां से गंगा रिवर का नाम पड़ता है, देन वहां से वो फ्लो होती है। उसके पहले भागीरथी एंड अलकनंदा का सोर्स हमें पता होना चाहिए। भागीरथी रिवर आएगी। भागीरथी रिवर जो है गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। ये आपको मिलेगा गोमुख उत्तराखंड में। सतुपंत ग्लेशियर से आती है रिवर अलकनंदा। कौन से ग्लेशियर से? सतुपंत ग्लेशियर, वहां से आती है अलकनंदा रिवर। ठीक है। ये दोनों रिवर्स कॉन्फ्लुएंस करती हैं देवप्रयाग में और वहां से बनती है रिवर गंगा। ठीक है। अब तो इंस्टाग्राम में इतनी रील ही चल रही है, पता चल ही गया होगा देवप्रयाग कहाँ है ना। वहां से होते हुए हरिद्वार को क्रॉस करने के बाद जो है गंगा रिवर उत्तर प्रदेश में एंटर कर जाती है। देन उत्तर प्रदेश में सबसे लॉन्गेस्ट इसका कोर्स है, उस पर बिहार के बाद कुछ इस तरह इसका वेस्ट बंगाल में भी है एंड देन उसके बाद ये बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। 26.3% जोग्राफिकल एरिया जो इंडिया का ये कवर अकेले करती है। इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो सहारनपुर यूपी में है एंड जो लोवेस्ट पॉइंट है वो मिलेगा आपको सागर में। सबसे ज़्यादा फ्लो यूपी में है, यूपी के बाद वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल के बाद बिहार में, सबसे कम जो है वो उत्तराखंड में है। ठीक है। जब ये बांग्लादेश में एंटर करती है, बांग्लादेश में इसे बोला जाता है पद्मा, इसका नाम बदल जाता है गंगा रिवर का। पुत्रा जब आएगी बांग्लादेश में एंटर करेगी तो ब्रह्मपुत्र का नाम हो जाता है जमुना और ये दोनों रिवर मिलकर बना लेती है मेघना। ठीक है। एंड देन ये कहाँ ड्रेन हो जाती है? बे ऑफ बंगाल में। इसके बाद आती है इसकी ट्रिब्यूटरी राइट एंड लेफ्ट। पहले इसकी राइट बेल्ट ट्रिब्यूटरी आएगी और वो सबसे बड़ी यमुना। सबसे पहले यमुना रिवर सबसे लार्जेस्ट एंड इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की। ठीक है। इसका ओरिजिनेशन कहाँ पर, इसका ओरिजिन कहाँ पर है? ये हुआ है यमुनोत्री ग्लेशियर में। उस जगह का नाम क्या है? बंदरपोच इन गढ़वाल। ठीक है। उत्तराखंड। ये गंगा से कहाँ पर आकर मिलती है? ये गंगा में आकर मिलती है फेमस प्रयागराज में। ठीक है। और कौन सा संगम बनता है यहाँ पे? त्रिवेणी संगम। जब हम यमुना रिवर के बारे में पढ़ते हैं तो हमें उसकी ट्रिब्यूटरीज भी पढ़नी पड़ती है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल नदी के जो घाट होते हैं उसको वेटलैंड ऑफ टॉपोग्राफी कहा जाता है। ये एमपी से ओरिजिनेट होती है। जनापाव हिल्स, मो। ये यमुना को इटावा में ज्वाइन करती है उत्तर प्रदेश में। ठीक है। और ये जो है ना बानस, काली सिंध, पार्वती, ये सभी चंबल रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। और चंबल रिवर पे 4 इम्पोर्टेंट पावर प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं, आपको सबके नाम पता होना चाहिए। पहला है कोटा बैरिज, दूसरा है जवाहर सागर, तीसरा है राणा प्रताप सागर, ये सभी तीनों राजस्थान में है एंड चौथा जो है गांधी सागर, ये मध्य प्रदेश में है। यमुना के बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट इसकी ट्रिब्यूटरी कहा जाता है वो है सोन।
सोन रिवर जो है अमरकंटक से ओरिजिनेट हुई है, गंगा रिवर से जाकर मिलती है बिहार दानापुर पे। ठीक है, इसकी जो टोटल लेंथ है सिर्फ 18780 किलोमीटर्स की है और कैमूर रीजन से ये पास होती है। ठीक है, विंध्याचल का एक्सटेंशन है वो वाला रीजन। इसके ऊपर इंडिया की सबसे लार्जेस्ट मैन मेड लेक भी बनी हुई है जिसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर। इसके बाद हम करेंगे इसकी लेफ्ट बेल्ट ट्रिब्यूटरीज, जिसमें सबसे पहले आएंगी रामगंगा। रामगंगा रिवर ये भी उत्तराखंड से ओरिजिनेट हुई है। उत्तराखंड से कहाँ से? गढ़वाल। ठीक है, वहां से ओरिजिनेट होती है। इसकी टोटल लेंथ 696 किलोमीटर्स की है। एंड गंगा में ये कहाँ पर जाकर मिलती है? यहाँ पर, यहाँ है कन्नौज। गोमती थोड़े और ऊपर इसका सोर्स है, पता नहीं यहाँ से क्यों बनाया है, क्योंकि ये जो बाउंड्री बनाती है बिटवीन उत्तराखंड एंड नेपाल। इसकी जो टोटल लेंथ है 602 किलोमीटर्स की है। ट्रांस हिमालय से इसका ओरिजिन है। इसके बाद आती है घाघरा, नेपाल में इसका ओरिजिन है एंड वहां पर इसे करनाली बोला जाता है। इस रिवर को सरयू भी कहा जाता है या फिर गोगरा। ठीक है, अभी ओरिजिन कहाँ होती है? इसका ओरिजिन का नाम है गुरला मंदोता। एंड ये गंगा को चपारा में जाकर जो है यहाँ पर है वहां जाकर ज्वाइन कर लेती है। इसकी जो टोटल लेंथ है 1080 किलोमीटर्स की है, 1080 किलोमीटर्स की। ठीक है, इसकी दो ट्रिब्यूटरीज भी है, चकिया एंड छोटी गंगा। इसके बाद आती है गंडक। नेपाल तिब्बत के पास बॉर्डर है, वहां से ये ओरिजिनेट होती है एंड इसके उससे वहां पर नारायणी रिवर बोला जाता है नेपाल में। ये गंगा को हाजीपुर बिहार में ज्वाइन करती है। इसकी ट्रिब्यूटरीज भी हैं, काली, गंडकी, बारी एंड त्रिशूली इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। गंडक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट भी है ये यहाँ पर। इंडिया एंड नेपाल दोनों ने उसको जॉइंट प्रोजेक्ट है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ठीक है, इसकी जो टोटल लेंथ है 425 किलोमीटर्स की है। इसके बाद आती है कोशी। कोशी जो है एक सिंगल रिवर नहीं बनी है, जैसे चेनाब के साथ है ना कि वो दो हेड स्ट्रीम से बनी हुई है, चंद्रा एंड भागा, वैसे ही सेम कोशी के साथ है। कोशी बनी हुई है 7 हेड स्ट्रीम के साथ, जिसमें नाम है उसका सतकोशी, तंबा कोशी, तालका कोशी, दूध कोशी, बोटिया कोशी, अरुण कोशी एंड तंबर। ठीक है, वहां से जब पूरी मिल जाती है तब बनती है कोशी, और कोशी को ही सप्त कोशी भी कहा जाता है। और साथ ही साथ आपको पता होगा कोशी रिवर को ही सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है। वापस क्वेश्चन में आएंगे, तो हमसे क्या पूछा था? गंगा इज नोन एज भागीरथी फ्रॉम इट्स सोर्स अंटिल इट्स कॉन्फ्लुएंस विद द अलकनंदा एट देवप्रयाग। करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा था अलकनंदा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम सतोपंथ ग्लेशियर, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। एंड तीसरा था देवप्रयाग मार्क्स द कॉन्फ्लुएंस ऑफ भागीरथी एंड मंदाकिनी, गलत है, जबकि कौन रिवर होती है वहां पे? अलकनंदा। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तुम्हारा करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए। Question 9. With reference to the tributaries of the Ganga, consider the following pairs. How many of the above pairs are correctly matched? Correct answer option number D, all four. यमुना उसकी राइट बेल्ट ट्रिब्यूटरी है एंड सोन भी उसकी राइट बेल्ट ट्रिब्यूटरी है। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक एंड कोशी ये सभी उसकी लेफ्ट बेल्ट ट्रिब्यूटरी है। क्वेश्चन 10th. With reference to the Brahmaputra river, consider the following statements. First, in Tibet, the Brahmaputra is known as the Yarlung Zanglo-Tian Quint. Second, the river enters India through Arunachal Pradesh, where it is known as the Siang or Dihang. Third, the Dibang and Lohit rivers join the Brahmaputra before it enters Assam. Which of these statements given above is or are correct? Are not correct. आई होप मेरी वॉइस क्लियर होगी। मेरे पहले माइक की जो बैटरी ड्रेन हो गई है एंड ये अब दूसरा माइक है। ठीक है, तो इस आंसर को भी मार्क करने से पहले हम सबसे पहले ब्रह्मपुत्र रिवर को पूरा रिवाइज कर लेंगे। अब ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन कहाँ है? कैलाश मानसरोवर लेक है, उसके पास ही इसका भी सोर्स है। उस ग्लेशियर का नाम है चेमयांगदुंग ग्लेशियर। की जो टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ 2900 किलोमीटर्स है,
लेकिन इंडिया में सिर्फ 750 किलोमीटर्स है। हर जगह पे अलग अलग नाम है। तिब्बत में इसे टी सैंगपो बोला जाता है। चाइना में यारलुंग ज़ैंगपो तियानक्विन बोला जाता है। एंड उसके बाद जब ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, ठीक है, एक शार्प टर्न लेने के बाद, ये नमचा बरवा जो है, यहाँ पर जो है ना नमचा बरवा है, वहाँ से ये एंटर करती है इंडिया में शार्प टर्न लेने के बाद, और वहाँ पर इसे दिहांग बोला जाता है। दिबांग नहीं, दिहांग रिवर बोला जाता है। दिहांग अरुणाचल प्रदेश में। वहाँ से फिर जब ये असम में एंटर कर लेती है, असम में बोला जाता है इसे ब्रह्मपुत्रा। और जैसे अभी हमने बात की थी कि जब ये बांग्लादेश में एंटर करती है तब ये बन जाती है जमुना, एंड पद्मा गंगा रिवर का नाम था, और जब ये दोनों मिलती तब बनती है रिवर मेघना। यहाँ पर है डुबरी, यहाँ से होने के बाद ये बांग्लादेश में एंटर करती है। राइट बेल्ट एंड लेफ्ट बेल्ट ट्रिब्यूटरी। ये जो राइट बेल्ट ट्रिब्यूटरी है उसमें यहाँ पे सबके नाम मेंशन नहीं है। जैसे उसमें एक है काम, मानस, रायदेक, तीस्ता, ये रही तीस्ता, सुभानश्री, ये रही मेंशन है यहाँ पर, ठीक है। ये सभी इसकी राइट बेल्ट ट्रिब्यूटरी है। लेफ़्ट बेल्ट में जाओ, लेफ़्ट बेल्ट में आती है दिबांग। देखो अरुणाचल प्रदेश में जब ये एंटर करती तब उस वक्त इसका नाम क्या रहता है, दिहांग। कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। एंड दिबांग जो है वो उसकी लेफ़्ट बेल्ट ट्रिब्यूटरी का नाम है। उसके अलावा धनश्री है, सेनई है एंड कृष्णई है। वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिवरीन आइलैंड जो है वो ब्रह्मपुत्र रिवर पर ही है, असम में। उसका नाम है माजुली आइलैंड्स, ठीक है। सब क्वेश्चन हम मार्क कर पाएंगे आसानी से कि इन तिब्बत द ब्रह्मपुत्र इज़ नोन एज यारलुंग ज़ैंगलो तियानक्विन। करेक्ट है ये स्टेटमेंट। अरुणाचल प्रदेश में जब वो एंटर करती है तब किस नाम से एंटर करती है, दिहांग नाम से। करेक्ट है, उसको सियांग भी बोलते हैं, कंफ्यूज मत होना। क्वेश्चन 11, with reference to the peninsular rivers of India, consider the following statements. First, most east-flowing peninsular rivers form estuaries before entering the Bay of Bengal. Second, most west-flowing peninsular rivers form deltas before entering the Arabian Sea. And third, the Narmada cuts Tropic of Cancer twice. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नन। नन, कोई भी स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है। जो जितनी भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है पेनिनसुला की वो बनाती हैं डेल्टा, एंड जो वेस्ट फ्लोइंग है वो बनाती हैं एशुरीज़। एंड नर्मदा रिवर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कट नहीं करती वो रिवर है माही, जो कि एमपी में है और एमपी से ओरिजिनेट होती है। अभी एमपी में कहाँ से ओरिजिनेट होती है, धार डिस्ट्रिक्ट से। धार डिस्ट्रिक्ट में विलेज है मिंदा, कई बार आप उसका नाम अगर पढ़ेंगे तो बोपावार भी पड़ेगा। ये विंध्या रेंज है, वहाँ से ओरिजिनेट होती है, ठीक। और माही रिवर जो है वर्ल्ड की इकलौती रिवर है जो कि 2 बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कट करती है। यहाँ देखो पेनिनसुलर रिवर के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए जो नेक्स्ट वेडनेसडे को जो वीडियो आएगी वो एमसीक्यू बेस्ड नहीं होगी। मैंने डिसाइड किया है क्योंकि पेनिनसुलर रिवर में हमें 2 टाइप की पढ़नी पड़ती हैं, वेस्ट फ्लोइंग एंड ईस्ट फ्लोइंग। तो हम जो है इनके बारे में उसमें डिटेल में डिस्कशन करेंगे और उनका अच्छे से उन रिवर्स का भी रिवीजन कर लेंगे, जैसे हमने अभी इंडस रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर एंड गंगा रिवर का किया हुआ है। क्वेश्चन 12 में आ जाओ। कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स। हाउ मेनी ऑफ द अबव रिवर्स फॉर्म अ डेल्टा बिफोर ड्रेनिंग इनटू द सी। करेक्ट आंसर है 1, 2 एंड 5, यानी कि ओनली 3। ये तीनों रिवर जो है ये सभी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, एंड जो जितनी भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर होती है वो बनाती हैं डेल्टा। नर्मदा तापी जो है ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये दोनों बनाती हैं एशुरी, जिसमें गोदावरी जो है वो इंडिया का 2nd लार्जेस्ट रिवर बेसिन है, एंड इसे राइस ग्रेनरी ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है। Question 13. With reference to the lakes of India, consider the following statements. First, tectonic lakes are formed due to movements of the Earth's crust. Second, oxbow lakes are commonly associated with the floodplains of meandering rivers. Third, all saltwater lakes in India are of marine origin. Which of the statements given above is or are correct? इस आंसर को भी मार्क करने से पहले जितनी भी टाइप की लेक्स है हम उसके बारे में रिवीजन कर लेंगे। सबसे पहले आती है
टेक्टोनिक तब बनती है जब अर्थ की क्रस्ट में कुछ फ्रैक्चर या फॉल्स हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ समझिए, सपोज़ अभी लैंड ऐसा था, अर्थक्वेक आया, अर्थ की जो क्रस्ट है वो थोड़ी सी मूव हो गई, तो हो सकता है थोड़ा सा इसका सरफेस ऐसे नीचे चला गया हुआ था, फिर बारिश हुई, यहाँ पे पानी जो है जमा हो गया, तो ये बन गई आपकी यहाँ पे लेक। ये होता है टेक्टोनिक का ओरिजिन। कब बनती है? जब फ्रैक्चर और फॉल्ट्स आते हैं अर्थ की क्रस्ट में। लेक टीटिका का इसका एग्जाम्पल है, ये है साउथ अमेरिका में। लेक बेकल जो है ये है रशिया में। इंडिया में लद्दाख में 2 लेक्स हैं, टीसो मुरारी एंड दूसरी है पेंगोंग टीसो। ये टेक्टोनिक का ही एग्जांपल है। 3 पे आती है वोल्केनिक। एक एक्टिविटी के बाद जब कोई क्रेटर का फॉर्मेशन हो जाता है और जब उसे पानी भर जाता है तो जो लेक का फॉर्मेशन होता है उसको वोल्केनिक लेक बोला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जो आपको दिया हुआ है, क्रेटर लेक यूएसए में है, लेक तोबा जो है वो इंडोनेशिया में है, इंडिया में लूनार लेक है महाराष्ट्र में। फिर तीसरी आती है ग्लेशियल इरोजन की वजह से बनने वाली लेक्स। सपोज़ ये माउंटेन है, ठीक है, अब ग्लेशियर जो है धीरे धीरे करके मेल्ट होगा, हो सकता है यहाँ पे कोई से डिप्रेस्ड सा एरिया हो, है ना, तो यहाँ पे धीरे धीरे करके वो पानी जो है इकट्ठा हो जाएगा धीरे धीरे करके, तो जो लेक बनेगी वो बनेगी ग्लेशियर। एग्जाम्पल के तौर पे ये रही आपकी ग्रेट लेक यूएसए की। डल लेक तो जम्मू एंड कश्मीर में है। काफ़ी कोल्ड रिवर होती है, इरेगुलर शेप होता है इनका, और ऑब्वियसली ग्लेशियर से बनी हुई तो फ्रेश वाटर इनका होता है। फिर आती है रिवरीन यानी कि ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो जो है हम पढ़ चुके हैं, ये एक फॉर्मेशन होता है जब रिवर जो है फ्लो होती है ना, ऐसी, तो कई बार उसका कुछ हिस्सा जो है उससे ऐसे इरोजन की वजह से अलग हो जाता है, तो ये जो अलग हुआ हिस्सा जो रहता है उसे ही आप उसमें कुछ पानी रह जाता है रिवर का, और वो लेकिन वो मेन रिवर से अलग हो जाती है, तो वो जो लेक का फॉर्मेशन होता है उसे ही आप ऑक्सबो लेक बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये है वूलर लेक। अब भी हमने पढ़ा था वूलर लेक में किस रिवर का वाटर है? झेलम रिवर का, ठीक है। इसके अलावा ये कांवर झील है। इसके बाद आ जाओ कोस्टल लगून लेक्स। सैंड बार्स का डिपोजिशन हो जाता है अलोंग द सी कोस्ट, तब बनती है कोस्टल लेक। सबसे फेमस चिलिका लेक का नाम सुना हमने, पुलिकट लेक का नाम भी सुना है। इसके अलावा लेक वेम्बनाड है, वो भी इसमें आती है। टॉनिक लेक्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट, करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑक्सबो लेक्स आर कॉमनली एसोसिएटेड विद द फ्लड प्लेन्स ऑफ मिएंडरिंग रिवर्स, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। एंड तीसरा स्टेटमेंट कि सभी सॉल्ट वाटर लेक्स मैरीन ओरिजिन की होती हैं, गलत स्टेटमेंट है। इनलैंड सैलाइन लैंड की वजह से भी कुछ लेक्स का फॉर्मेशन होता है, जैसे इंडिया में एग्जांपल ले लीजिए आप सांभर लेक का, वो इनलैंड है सैलाइन लेक। 14. Consider the following statements. Antecedent rivers maintain their original course despite tectonic uplift. Second, superimposed rivers established their course on younger rocks after eroding through an overlying cover. Third, the Himalayan rivers exhibit only antecedent drainage. Which of the statements given above are correct? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1 and 2 ओनली। हम अभी एंटीसीडेंट एंड सुपर इम्पोज के बारे में पढ़ चुका है। एंड तीसरा स्टेटमेंट है कि हिमालयन रिवर्स में सिर्फ हिमालयन रिवर्स जो होती हैं वो सिर्फ एंटीसीडेंट ड्रेनेज को फॉलो करती है। स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि जो कुछ मेजर रिवर्स है, लाइक हमने बात करी थी इंडस, सतलज एंड ब्रह्मपुत्र जैसी रिवर्स, यही एंटीसीडेंट ड्रेनेज को फॉलो करती है। इसके अलावा इनकी जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं, सिंपल सी रिवर्स जो होती हैं, वो जो जनरल स्लोप होता है उन माउंटेन्स का, प्लेन का, वो सिर्फ उनको ही फॉलो करती है, बाद में अपनी मेन रिवर को जाकर वो ज्वाइन कर लेती हैं। Question 15. Consider the following statements regarding the drainage of India. First, the Himalayan rivers are generally perennial because they receive water from glaciers as well as rainfall. Second, the peninsular rivers have attained their mature stage and generally possess broad shallow valleys. And third, inland drainage is absent from peninsular India. Which of the statements given above are correct? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 and 2 ओनली स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। हम इसके बारे में भी पढ़ चुके हैं। हिमालय रिवर जो की पेरिनियल रिवर्स क्या होती हैं, जिनमें परमानेंटली वाटर का सोर्स साल भर बना रहता है, उनमें तो ग्लेशियर से भी पानी आ रहा है एंड रेनफॉल से भी उनको पानी मिल रहा है हिमालयन रिवर्स को। जो पेनिनसुलर रिवर्स है वो मैच्योर स्टेज में, क्योंकि वो मैच्योर रिवर्स है, हिमालय की जो रिवर्स है वो यंग रिवर्स है अभी, ठीक है, इसलिए वो अभी उनका मैच्योर फेस नहीं है। लेकिन पेनिनसुलर रिवर की जो रिवर्स है वो ओल्ड है एंड उनका मैच्योर फेस बन चुका है, इसलिए उनकी वैलीज़ भी काफ़ी शैलो होती हैं एंड काफ़ी ब्रॉड होती हैं।
ठीक है। लेकिन हिमालयन रिवर्स की काफ़ी क्या होती है, डीप जॉर्जेस बनाती है, एकदम वी कट शेप की वैली वहाँ पे बनती है, क्योंकि वो अभी यंग है, धीरे धीरे करके वो भी बाद में कुछ हज़ारों साल बाद वो भी ब्रॉड हो जाएंगी। एंड इनलैंड ड्रेनेज इज एब्सेंट फ्रॉम पेनिनसुलर इंडिया, गलत स्टेटमेंट है। हमने लूनी रिवर के बारे में पढ़ा है। जो अरावली रेंज जो है वो पेनिनसुलर प्लेट्यू का सबसे नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्री का फॉर्मेशन करती है, और उसी के अंदर आती है लूनी रिवर। ठीक है। एंड उसका जो है वहाँ पे क्या है, इनलैंड ड्रेनेज है, वो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। जैसे अभी मैंने बोला था कि नेक्स्ट वेडनेसडे को जो टॉपिक होगा वो कोई एमसीक्यू सेशन ही होगा, हमारी पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के बारे में बस मैं डिवीजन करेंगे, जिसमें हमारी ईस्ट फ्लोइंग एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स होंगी। ठीक है। तो अगर आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड दूसरे एस्पिरेंट्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगले वीडियोज़ के लिए। हमारा हिस्ट्री में मिडिएवल हिस्ट्री भी शुरू हो चुका है, तो ज़रूर उसको भी देखिएगा अपने रिविज़न करने के लिए। एंड लास्टली, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।